जो पूंजीवाद की नींव रखी है वो स्वार्थ पर रखी है। उसके बाद अनेक अर्थशास्त्री आ गए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बदलता गया, क्या हो रहा है वो बात अलग है। देखिए, संपत्ति की निर्मित हम नहीं कर सकते, लेकिन संपत्ति बढ़ाना है तो हमारे पास दो ही मार्ग उपलब्ध होते हैं। एक तो जहां संपत्ति है वहां से लूट कर लाए कच्चे माल के रूप में, पक्का माल हमारे उद्योग में तैयार करे उनके खुद के, अनेक गुना कीमत में वो दुनिया को बेचे ताकि अधिकतम मुनाफा उनके जेब में आए, जिससे उनकी संपत्ति बढ़े। आप यूरोप का अभ्यास पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी संस्कृति लूटी संस्कृति है, दुनिया को लूट कर ही खड़ी हुई है। इतिहास साक्षी है, गवाह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संपत्ति बढ़ाना है तो जहां कच्चा माल है वस्तु निर्माण करने के लिए कम से कम दामों में अथवा लूट कर लाना है, सस्ते मजदूर लाना है, पानी भूमि सस्ती चाहिए, और अगर 10 रुपए की वस्तु बनती है तो 100 रुपए में बेचना है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने एक व्यवस्था निर्माण की, अगर उन्हें सोचा अगर लूटना है तो कैसे लूटे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई, भारत के जो राजा लोग हैं उनको विरोध कर रहे थे, संस्थानी लोग कर रहे थे। उनको लगा कि भाई जब तक भारत हमारे कब्जे में नहीं आएगा हम लूट नहीं सकते। उन्होंने संस्थानिकों को, राज्य लोगों को आपस में क्या कराया, लड़ाया, उसका लाभ उठाकर हिंदुस्तान पर अपना राज्य अधिष्ठित किया, और प्रचंड तो हन, प्रचंड तो प्रचंड तो। अरे एक बात पक्की है, आज हम देख रहे हैं यूरोप अमेरिका विकसित देश है, अगर हम आर्थिक संग्राम देश जो है उसका अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है नंबर 1 अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। 30 ट्रिलियन $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आज है, 30 ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़ डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 85, व्हाट इज द फिगर? नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 8 गुनी बड़ी है। कहां से आई? संपत्ति तो आज निर्माण नहीं होती, कहां से आई ये पैसे, ये संपत्ति कहां से आ गई ये बताइए। 3,500 करोड़ रुपए का एक आप फाइटर विमान बेचते हो भारत को, तो पैसा तो भारत से ज्यादा नहीं है, कहां जाएगा? और इस तरह एक व्यवस्था खड़ी हुई, और जब उन्होंने देखा कि सारे दुनिया को लूटने के बाद ही हम अमीर बन सकते, तो रिजर्व बैंक राष्ट्रों ने सारे दुनिया को जीता, अपने कब्जे में लिया, लेकिन इनकी तृष्णा बढ़ गई थी अधिकतम अधिकतम इससे अधिक, इतने अधिक कमाने की संपत्ति। तो उन्होंने तो सारी दुनिया बन राष्ट्रों ने, अमेरिका में आधे से ऊपर, और फ्रांस का भी था, पोर्तुगाल भी था, इटली का भी था, लेकिन संपत्ति बढ़ाना है।
और हमारे देश का, हमारे जमीन हमारे अधीन आने का, ये तो आपस में लड़ने लगे यूरोपियन राष्ट्र। इस आपस की लड़ाई में पहला महायुद्ध की निर्मित हुई और दूसरे महायुद्ध हुई। लेकिन जब यूरोपियन अमेरिकन राष्ट्रों ने देखा कि पहले दूसरे महायुद्ध में तमाम हिंसा हुई, करोड़ों लोग उनके मारे गए, सुवर्ण नगरियां उद्ध्वस्त हो गई, तो उन्होंने आपस में बैठकर चर्चा की, अमेरिका यूरोपियन राष्ट्रों, कि अगर हमें हिंदुस्तान को रोकना है तो क्या ये आवश्यक है कि हिंदुस्तान पर हमारा राज हो? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उनको स्वतंत्रता दे देते, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आपकी अर्थव्यवस्था हम कहेंगे वही होगी। अब तक हम आपको लूट रहे थे, अब आप आपको लूटो और हमें दे दो। इस शर्त के माध्यम से तत्कालीन जो हमारे नेता थे उन्होंने उसको स्वीकार किया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, दुनिया में स्वतंत्र देश हो गए। लेकिन अर्थव्यवस्था वही रही जो आज भी चल रही है, पूंजीवाद, लूट की ओर। क्यों? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, गांधी जी को उनके शिष्य कह रहे थे कि बापू आप जो पढ़ेंगे वही होगा, आप ही आपके विचारों को हम अमल में लाएंगे स्वतंत्र हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र तो हुआ, कौन सी अर्थव्यवस्था लाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवाद गया, गांधीवाद गया, गांधीवाद। अरे बापू के एक दिन जो लोग थे, विनोबा भावे जी और जयप्रकाश जैसे छोड़कर, गांधी जी के विचारों में उनकी रुचि नहीं थी। गांधी जी एक साधन था सत्ता प्राप्ति का, जैसे सत्ता प्राप्त हुई गांधी जी को अलग कर दिया, और वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी जो चाहते थे। सच का झूठ है? ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लूट पर खड़ी है, इतनी बलवान है कि आप उसको उखाड़ नहीं सकते। शर्मा जी, आप पुनर्गठन की बात कर रहे हो, ये सहज नहीं है, साध्य नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये पाकिस्तान में नहीं तय होगा। किसी देश का अर्थमंत्री कौन होगा, ये देश का निर्धारण नहीं करता। तो वर्ल्ड बैंक करती है, जागतिक बैंक, तो विश्व बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करता है, ये विश्व व्यवस्था करती है। इसलिए जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो पहले हमें सोचना पड़ेगा, जो व्यवस्था उखाड़ नहीं पाओगे कि हमारी ताकत उसमें बर्बाद करना है। जिन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ने की कोशिश की वो खत्म हुए, व्यवस्था और बलवान हुई। इतिहास साक्षी और बलवान हुई। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करते समय एक बात आपको ख्याल में रखना है कि पूर्व व्यवस्था को हमें हाथ नहीं लगाना है। हमारी इतनी ताकत नहीं, हम बहुत कमजोर है, ताकत है, और ऊर्जा की बर्बादी नहीं करना है। व्यवस्था परिवर्तन का साधन सत्ता नहीं होती, ख्याल में रहे। सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं होती। इतिहास साक्षी है। गौतम राजपुत्र था, सत्ताधीश था, कि उन्होंने देखा कितनी गरीबी है, कितना दुख है, पीड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा। प्रयास किया, संभव नहीं हुआ।
अंत में निर्णय ले लिया कि सत्ता से मैं कुछ नहीं कर सकता, सत्ता छोड़ना है और बाहर निकलना है। सत्ता छोड़ दी, हमारा परिवार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बाहर निकला, गौतम बुद्ध बना। व्यवस्था परिवर्तन सही है गलत? सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं हो सकता। दूसरी बात, 3 मार्ग हमारे पास है, सामने है। प्रस्थापित पूंजीवाद, प्रस्थापित मार्क्सवाद जो कभी टिका नहीं, और दोनों के बीच में समाजवाद, सोशलिज्म। पूंजीवाद माने सरल भाषा में बताऊंगा, ये आर्थिक भाषा में इनका का मैंने समय को दे दिया है। सरल भाषा में पूंजीवाद क्या है? दिल्ली मेरा है, मेरा क्या है? मेरा, तेरा भी मेरा ही है, तेरा भी मेरा है, वो है पूंजीवाद। हमेशा तो तेरा मेरे पास कैसे आएगा? तेरा मेरे पास कैसे आएगा? तो उन्होंने योजना बनाई कि तू जो पैदा कर रहा है तो पैदावार कम है तेरी, पैदावार बढ़ाना है तो खाद डालना पड़ेगा। खाद देशी बीज 6 क्विंटल देना है, 20 क्विंटल लेना है, 6 क्विंटल लेना है, क्योंकि मन में हमारे है वो शेड्यूल काम, मोह, लोभ, तृष्णा, अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, तो हमको बीज देंगे। 6 क्विंटल निकालता है, एक, लेकिन ऐसे बीज खाद डाले के बिना वो उत्पादन देते हैं। यानी लालच के द्वारा वो बीज भी खरीदेगा और खाद भी खरीदेगा। उन्होंने देखा है बीज भी खरीदता नहीं, खाद भी खरीदता नहीं, लेकिन श्रद्धालु है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार करता है। भारतीय चाहे वो कोई भी बाबा हो, तो उन्होंने क्या, 6 क्विंटल वाला ना, हम 25 क्विंटल देने वाला संकर बीज देंगे, जमाकार करने वाला, लेकिन ऐसा बीज देंगे, खाद डालेंगे, बाद में मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, तो खाद भी खरीदेगा। लेकिन खाद ऐसा बनाएंगे ताकि पौधों की प्रतिरोधक शक्ति खत्म होगी तो कीट भी आएंगे, बीमारी आएंगी तो दवा भी खरीदेगा। केवल इतने सोचने से नहीं चला, खुदा नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने सोचा ये खादों में क्या डालना है? नमक डालना है, नमक, समझ ऐसे फिलर, ताकि जैसे खाद डालेगा वो जो 2 मिट्टी कणों के बीच में खाली है फोर्स स्पेसेस, उसमें खाद, ये नमक जमा होगा, सॉइल जमा होगा, क्षार जमा होंगे, तो भूमि क्या बनेगी? सीमेंट कंक्रीट बनेगी। बैलों से चलने वाला लकड़ी का हल नहीं चलेगा तो ट्रैक्टर खरीदेगा ही। एक शोषणकारी व्यवस्था करेगी। किसी ने उस मीटिंग में, जो मैं बताऊंगा नहीं, इसको न्यूयॉर्क में मीटिंग होती, तो किसी ने आशा किया कि भाई उसके पास पैसा नहीं ना, भारतीय किसान के पास, अफ्रीका, चीन और लैटिन अमेरिकन किसान के पास पैसा नहीं, कहां से मिलेगा, ये कैसे खरीदेगा? तो उनको मालूम पड़ा कि भारतीय किसान उधारी में हाथी भी खरीदता है, तो क्यों उधारी में दिया जाए? अनुदान लगाया, बीज भी मिलता है, खाद भी मिलता है, दवा भी मिलता है, ऊपर से दक्षिणा, पैसा भी मिलता है। ब्रिटिश भाव अंगूठा लगाया, बीज भी मिल गए, पैसा भी मिल गया, दवा भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, और हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। हरित क्रांति क्रांति नहीं है, क्रांति है, क्रांति। ये दावे कर रहे हैं हमारे नीति निर्धारक, हमारे कृषि वैज्ञानिक, कि हरित क्रांति से हमारा देश
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया, मूर्ख बना रहे देश को, गुमराह कर रहे हो, हिम्मत सिद्ध करने की क्या परिभाषा है खाद्यान्न की? गेहूं माने खाद्यान्न, चावल माने खाद्यान्न, किस शब्द को उसमें लिखा है? खाद्यान्न माने केवल गेहूं और चावल नहीं, खाद्यान्न में गेहूं, चावल, मिलेट, ज्वार, बाजरा, कुड्ड, कुटकी, सब दालें, खाने का तेल, फल, सब्जियां, औषधि वनस्पति, सब कुछ इसमें खाद्यान्न में आता है। झूठ झूठ बोल रहे हो भाई, देश को गुमराह कर रहे हो कि हरित क्रांति के माध्यम से भारत देश स्वतंत्र हुआ और आत्मनिर्भर बन गया। अगर ऐसा है तो भारत देश हर साल 150 लाख टन, मेट्रिक टन खाने का तेल आयात कर रहा है हर साल, चाहे पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से हो, फिलीपींस से हो, चाहे सूरजमुखी का तेल चाइना, रशिया, यूक्रेन से हो, ये बाकी है। क्यों? आत्मनिर्भर है ना। आज तेल हर साल 150 डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एनिमल ऑयल, यानी हमारे खाद्य तेल की हमारी घरेलू खपत कितनी? 250 लाख मेट्रिक टन की। वो पास केवल 100 टन है, 100 लाख टन, 150 लाख टन हम हर साल आयात कर रहे हैं। तो भी बोल रहे हो कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया, मुल्क बना दो। गए साल 47 लाख मेट्रिक टन पल्सेस आयात किया, इस साल 69 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन पल्सेस आयात किया, दालें आयात की इस साल। क्यों? आत्मनिर्भर ना, दालें क्यों आयात कर रहे हैं? लाखों टन फल आयात कर रहे हैं, लाखों टन स्पाइसेस, ये मसाले आयात कर रहे हैं हम। सूखा मेवा अफगानिस्तान और ईरान से आता है, उज्बेकिस्तान से आता है, कहां से आ रहा है? लाखों टन हर साल। तो भी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन गया, मुल्क बना रहे हो देश को। इसका मतलब है हरित क्रांति से हमारा देश न कभी आत्मनिर्भर था, अभी नहीं है, अगर यही नीति जारी रही तो कभी नहीं है। ये शाश्वत सत्य है, स्वीकार न स्वीकार। 100% पोटैशियम फर्टिलाइजर हम आयात कर रहे हैं, 100%। क्यों? 76% फॉस्फेट फर्टिलाइजर आयात कर रहे हैं, 70% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आयात कर रहे हैं। क्यों आयात कर रहे हो आप? जेनेटिक इंजीनियरिंग, एपीटी कॉटन, ये बीज कहां से लाए? हमारे टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बीज कॉटन, जेनेटिक टोमेटो, हमारी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं। हरित क्रांति एक चक्रव्यूह है,